हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब द विजय एकेडमी च्यानलमा। हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। इस वक्त हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। तो टॉपिक है व्हाट इज़ SDLC और दूसरा पॉइंट है फेजेस ऑफ SDLC। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SDLC क्या है। पहला पॉइंट है SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बनाने की बात हो रही है, उसको किस तरीके से डेवलप करना है। लाइफ साइकिल यानी कि सॉफ्टवेयर की कैसी लाइफ साइकिल होगी, कब किस तरीके से वो बनेगा और कब तक वो मार्केट में अपनी जगह बनाकर रखेगा, कब वो डाई हो जाएगा। ठीक है, लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है, जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। SDLC इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस विच आर फॉलो टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। SDLC क्या है? एक कलेक्शन है प्रोसेसेस का जिसको फॉलो किया जाता है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि SDLC कोई छोटा टर्म नहीं है, ये ढेर सारे प्रोसेसेस का कलेक्शन है। जैसे कि नीचे यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है, असल में ये SDLC के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। ये सारी चीजें क्या है? असल मायनों में ये SDLC के फेजेस हैं या प्रोसेसेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इन सभी प्रोसेसेस को हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि SDLC है क्या। तो ये क्या है? बस एक कलेक्शन है ढेर सारे इन सभी प्रोसेसेस का जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एक एक करके तरीके से, जिससे हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। SDLC इज अ मेथोडोलॉजी दैट डिफाइंस सम प्रोसेसेस व्हिच आर फॉलो टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने SDLC को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया था क्या होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देख लेते हैं। SDLC इज अ मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब होता है कि मेथड्स का कलेक्शन। ठीक है, इसमें मेथड्स के कलेक्शन है, ढेर सारे मेथड्स हैं जो डिफाइन करते हैं, दैट डिफाइंस सम प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस बताते हैं ये जिसको फॉलो किया जाता है, विच आर फॉलोड। ठीक है, जिसको फॉलो किया जाता है टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एक अच्छे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक मेथोडोलॉजी है जो कुछ प्रोसेसेस बताती है जिनको हम फॉलो करते हैं कुछ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ये मेथोडोलॉजी क्या है? यही सारी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? मेथोडोलॉजी है। ठीक है, जिनको फॉलो किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशन आपको SDLC की मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट कवर्स द डिटेल प्लान फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि जब हम SDLC को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक डिटेल प्लान होता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाना है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है मार्केट में, कैसे उसको मेंटेनेंस देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम SDLC जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को डिटेल व्यू में एकदम कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द मेन एम ऑफ SDLC इज टू डिफाइन ऑल द टास्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि SDLC को लाने का मेन मकसद यही था कि ये सारे प्रोसेसेस, सारे स्टेप्स को पहले ही बता दे जो हमें फॉलो करना चाहिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम, और यहाँ तक कि मेंटेनेंस जिस तरीके से देनी है वो सारी चीज़ें भी SDLC हमें बता देता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे ही आपके पास या किसी भी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वो SDLC को पहले फॉलो करता है। अब वो उसमें क्या क्या करता है वो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो SDLC को फॉलो करती ही है हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। यहाँ तक कि जब कोई इंडिविजुअल इंसान भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है वो SDLC को फॉलो करता है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि SDLC क्या होता है। अब बात करते हैं उसके मेथड्स या प्रोसेसेस की। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फेजेस ऑफ SDLC में। ठीक है, वो असल में मेथड्स या प्रोसेसेस को फेजेस भी कहा जाता है। तो सिंपली हम पढ़ने वाले हैं कि उन प्रोसेसेस या फेजेस को किस ऑर्डर में फॉलो करना है और वो होते क्या क्या हैं। पहला फेज है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके बाद आती है फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड फेज है डिज़ाइन का, फोर्थ फेज है कोडिंग, फिफ्थ फेज है टेस्टिंग और सिक्स्थ फेज है डिप्लॉयमेंट और एट लास्ट मेंटेनेंस। ठीक है, तो इन सभी फेजेस को इन्हीं ऑर्डर में फॉलो किया जाएगा। अब हर एक फेज के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फेज जो है हमारा वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, फेज 1। पहला पॉइंट है इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC इन विच ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। ठीक है, तो जब आपके पास कोई क्लाइंट या कस्टमर आएगा कि ये सॉफ्टवेयर हमें बनवाना है, तो आप उससे पूछेंगे ना कि उसमें क्या क्या चाहिए, आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो आप सारी उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसकी सारी रिक्वायरमेंट को पूछोगे उससे, जिससे कि आप डेवलप कर सको सॉफ्टवेयर उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इसीलिए इसमें लिखा है एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला फेज जिसमें हमने सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, जिससे हमें समझ में आ जाए कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या फीचर्स वो चाह रहा है, वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो भी बनवा रहा है उसमें क्या फीचर्स होंगे, उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हमने उससे पूछ ली है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, हु विल बी द एंड यूजर, व्हाट इज द फ्यूचर स्कोप ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा आर डिस्कस्ड। इट मीन्स कि कुछ सवालों के जवाब जैसे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है, ये चीज़ डिस्कस की जाती है। हु विल बी द एंड यूजर यानी कि एट द एंड इसको यूज़ कौन करेगा। एंड यूजर मतलब होता है एट लास्ट कौन इसको यूज़ करने वाला है। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी या फिर कोई आम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, आपने आगे क्या सोच रखा है सॉफ्टवेयर के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है द मेन एम ऑफ दिस फेज इज टू कलेक्ट डिटेल ऑफ ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर सो दैट डेवलपर विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डेवलपिंग एंड हाउ टू फुलफिल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट।
इट मीन्स कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मेन मोटिव यही है कि कस्टमर की हर एक रिक्वायरमेंट को अच्छे से डिटेल में एकदम समझ लेना, जिससे कि हम डेवलपर को समझा सकें जो सॉफ्टवेयर बनाएगा कि आपको बनाना क्या है, ठीक है, किस तरीके से आपको काम करना है, क्या चीज़ आपको बनानी है, किस तरीके से कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको पूरा करना है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है दिस फेज गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, यानी कि ये फेज हमें एकदम क्लियर पिक्चर दे देता है, हमें सब चीज़ बता देता है कि आखिर में हम बनाने क्या वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले फेज की ओर, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी फेज 2। ठीक है, अब तक हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछ ली सारी कि उसे क्या क्या चाहिए, किस तरह का उसे सॉफ्टवेयर बनवाना है। अब इसका मतलब क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी का? इट इज द सेकंड फेज ऑफ SDLC इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कसेस अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस फेज में क्या करती है, डिस्कस करती है कि सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या कॉस्टिंग आएगी, प्लस उससे बेनिफिट क्या होने वाला है हमें। क्योंकि होता क्या है कि जब कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर आता है डेवलप होने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि डेवलपर को पैसा देना होता है, डिजाइनर को पैसा देना होता है, मेंटेनेंस टीम को पैसा देना होता है, तो सारी चीज़ें कंसीडर करके चलती है कंपनी। तो उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, प्लस उससे बेनिफिट क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज एन इंपॉर्टेंट फेज बिकॉज प्रॉफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज इफ कॉस्ट इज वेरी हाई देन कंपनी में फेस लॉस। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगर मान लीजिए आप कस्टमर को जो भी पैसा ले रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, उसके मुकाबले आपको डिजाइनर और डेवलपर को ज़्यादा देना पड़ रहा, तो आपका लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर क्यों बनाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशंस और रिजेक्टेड। इट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट होता है वो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हो सकता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हमें हाँ प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, हमारी कॉस्टिंग भी कम लग रही है, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशंस, या फिर हम मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर लें कि इसमें ये चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ कंसेप्ट को मॉडिफाई करने के बाद एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अगर उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो हम लॉस पे तो बनाएंगे नहीं कोई प्रोजेक्ट। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट मेजर्स हाउ बेनिफिशियल दिस प्रोडक्ट इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस पेज में हम ये डिस्कस कर लेते हैं या फिर हम ये मेजर कर लेते हैं कि कितना बेनिफिशियल है हमारा ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के लिए, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो हमारी कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, कितना हमें फायदा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें मेजर कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज की ओर, डिज़ाइन, थर्ड फेज हमारा। ठीक है, मान लेते हैं हमने फिजिबिलिटी स्टडी की और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब समझ लेते हैं डिज़ाइन क्या होता है। इट इज द थर्ड फेज इन विच आर्किटेक्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉजिकल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमें अगर घर बनवाना है तो सबसे पहले हम नक्शा बनवाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को रियल में कोडिंग करने से पहले उसकी डिजाइनिंग होती है, उसको एक आर्किटेक्ट या डिजाइनर उसको डिजाइन करता है कि वो सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि रियल में वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी उसका लॉजिकल डिजाइन किसी कंप्यूटर पे या पेपर पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस फेज अ SRS डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड विच कंटेन्स ऑल लॉजिकल डिटेल्स लाइक हाउ सॉफ्टवेयर विल लुक लाइक, विच लैंग्वेज विल बी यूज्ड, डेटाबेस डिजाइन, मॉड्यूलर डिजाइन एक्सेट्रा। इट मीन्स कि इस फेज में क्या होता है कि एक SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। SRS मींस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं उसको उसमें लिखा जाए। जैसे कि उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा उसका पूरा डिजाइन दे दिया जाता है, कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है उसको डिजाइन करने के लिए, डेटाबेस का डिजाइन कैसा होगा, मॉड्यूल्स का उनका डिजाइन कैसा होगा, तो ये सारी चीजें उस SRS डॉक्यूमेंट में दे दी जाती है। अब कॉमन सी बात है, जब डिजाइनर अपनी डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेगा तो वो किसी न किसी पेपर पे अपना आउटपुट देगा कि ये देखिए ये डिजाइन है, ये सॉफ्टवेयर है, ऐसा दिखेगा, आपको ऐसे बनाना है, तो कोडर उसी डिजाइन को देखकर कोडिंग करेगा। तो वो होता क्या है कि पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ डिजाइनिंग ऐसा नहीं होता है कि सामने का डिजाइन तैयार करना रहता है, बहुत सारी इंटरनल चीज़ें भी होती हैं, मॉड्यूल्स का डिजाइन, डेटाबेस का डिजाइन, या फिर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जो कि SRS होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस फेज प्रोवाइड्स अ प्रोटोटाइप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इट मीन्स कि ये फेज क्या करता है, एक प्रोटोटाइप हमें प्रोवाइड कर देता है जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि लास्ट में हमारा लेआउट या हमारी वेबसाइट या हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो ऐसा दिखेगा। वो क्या करता है, एक प्रोटोटाइप दे देता है कि ऐसी चीज़ें दिखेंगी, अभी बनी नहीं है लेकिन वो ऐसी दिखेंगी, तो इस SRS डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, कस्टमर को दिखाया जाता है। अब वो जिस हिसाब से एग्रीमेंट करेगा कि हाँ ये एग्री करते हैं हम, इससे इसको बनाया जाए, ऐसा हमें अच्छा लग रहा है, या उसे कोई चेंजेस कराने होते हैं तो वो सारी चीज़ें की जाती है। लास्ट पॉइंट है बेसिकली ऑल इट इंक्लूड्स इज डिजाइन ऑफ एवरीथिंग विच हैज टू बी कोडेड, यानी कि इस फेज में हर एक चीज़ की डिजाइनिंग कर दी जाती है जिसकी कोडिंग करनी होगी हमें आगे चल के। तो ये था हमारा थर्ड फेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की ओर, फोर्थ फेज कोडिंग। अब हमने क्या किया, डिजाइनिंग कर ली है, कंप्लीट हो गया डिजाइनिंग, यूजर को दिखा भी दिया, अब हम करेंगे कोडिंग। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द डिजाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड देन अ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स स्टार्ट कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स कि जैसे ही डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है सॉफ्टवेयर की, तो जो ग्रुप ऑफ डेवलपर्स होते हैं जिनका काम कोडिंग करना होता है, तो उस डिजाइन को कोड करना शुरू करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिजाइन फेज में चुनी हुई रहती है, यानी कि जो भी डिजाइनिंग फेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चुनी होगी उसी से कोडिंग करेंगे। एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स स्टार्ट कोडिंग, यानी कि डेवलपर्स की एक टीम होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे एक टीम होती है डेवलपर्स की जो कोडिंग करती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट सॉफ्टवेयर को नहीं बनाता। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड ऑल इट्स इंटरनल वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिजाइन फेज इज इंप्लीमेंटेड इन कोडिंग फेज। इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होगा, यानी कि वो किस तरीके से दिखेगा, प्लस उसकी इंटरनल वर्किंग कैसी होगी, वो कैसे अंदर से काम कर रहा है, जो कि हमने डिजाइन फेज में सोच कर रखी थी, उसको क्या किया जाएगा, उसको कोड करके इंप्लीमेंट किया जाएगा इस फेज में। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि हर वो चीज जिसको हमने डिजाइन किया था, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस उसको कोडिंग की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ नंबर ऑफ डेवलपर्स कोड द मॉड्यूल्स एंड देन ऑल द मॉड्यूल्स आर अरेंज्ड टुगेदर टू वर्क एफिशिएंटली। इट मीन्स कि जब एक सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू किया जाता है तो उसको पहले क्या किया जाता है कि अलग अलग पोर्शन में
डिवाइड किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे मॉड्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो हर एक पोर्शन को एक कोडर बनाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उन सभी मॉड्यूल्स या उन सभी पोर्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे वो अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ SDLC। देखिए, ये सबसे लंबा फेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, डिज़ाइन बनाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, जैसे मकान का नक्शा जो होता है, घर का नक्शा जो बनवाते हैं हम लोग, तो वो बनने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन 3 दिन। लेकिन जब मकान बनता है तो वो 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो कोडिंग फेज होता है उसी तरीके से, तो वो सबसे लंबा फेज माना जाता है। अब बढ़ते हैं फेज 5 की ओर, जो कि है टेस्टिंग। हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी कर लिया, उसकी कोडिंग भी कर दी, तो कॉमन सी बात है, उसको टेस्ट करेंगे ना कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड देन इट इज सेंट टू द टेस्टर्स। द टेस्टिंग टीम स्टार्ट्स टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। इट मींस कि जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, सॉफ्टवेयर हमारा बन जाता है, तो उसको टेस्टर्स को दे दिया जाता है। ठीक है, वो उसे क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी जो भी सिस्टम हमने बनाया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको अच्छे से पूरी तरीके से एक एक फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज चेक फॉर बग्स और एरर, यानी कि सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि कहीं उसमें एरर्स या बग्स तो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, whenever a bug is found, then the software is resent to the coder to fix it, and then overall software is retested. It means कि जैसे ही सॉफ्टवेयर में कोई बग फाउंड होता है, बग एरर एक ही चीज़ होती है, ठीक है, तो जैसे ही कोई एरर आती है या बग फाउंड होता है, तो होता क्या है कि उसको कोडर्स के पास वापस भेज दिया जाता है कि आप इसको फिक्स करो, और उसके बाद जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर होता है उसको फिर से रीटेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दिस इज डन टू वेरीफाई दैट द एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इट मींस की टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जिससे हम पता कर सकें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है या नहीं बना है, वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज की ओर, डिप्लॉयमेंट, फेज 6, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी कर लिया कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, आफ्टर ओवरऑल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर चेकिंग दैट इट इज बग फ्री, देन द सॉफ्टवेयर इज लॉन्च्ड एंड अवेलेबल फॉर द यूजर्स टू यूज इट। इट मींस कि जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें अब कोई भी एरर नहीं आ रही है, तो उसको क्या किया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है, और वो अवेलेबल हो जाता है यूजर्स के लिए यूज करने के लिए, यानी कि यूजर्स सब उसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, इफ एनी बग और एरर आर स्टिल फाउंड, देन द सॉफ्टवेयर इज रीइवैल्यूएटेड बाय द मेंटेनेंस टीम एंड देन इट इज रीडिप्लॉयड विद अ न्यू वर्जन। ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट फेज की ओर इशारा कर रहा है। इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट के बाद भी, इफ एनी बग्स और एरर आर स्टिल फाउंड, यानी कि अगर कोई भी एरर या बग फिर से आता है, तो सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, रीइवैल्यूएट किया जाता है, फिर से चेक किया जाता है। किसके द्वारा? बाय द मेंटेनेंस टीम। ठीक है, मेंटेनेंस टीम के द्वारा चेक किया जाता है, और उसके बाद उसको फिक्स करके रीडिप्लॉय किया जाता है एक नए वर्जन के साथ। ठीक है, इसीलिए जैसे मान लेते हैं व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का अपडेट आता रहता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बग्स को रिमूव किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट फेज की ओर, फेज 7, मेंटेनेंस। पहला पॉइंट कह रहा है, द मेंटेनेंस टीम लुक ओवर द सॉफ्टवेयर यूजेज एंड यूजर्स फीडबैक, यानी कि जैसे ही सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है, तो उस पर एक मेंटेनेंस टीम नजर रखती है कि वो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसको कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, किस किस जगह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का यूजेज हो रहा है उसका, और सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, प्लस यूजर्स जो फीडबैक दे रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे मेंटेनेंस टीम क्या करती है, उसको मेंटेन करके रखती है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग आ रही है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, मेंटेनेंस इज नेसेसरी टू एलिमिनेट एरर्स इन द सिस्टम ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ एंड टू ट्यून द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि मेंटेनेंस टीम का होना ज़रूरी है किसी भी तरह की एरर्स जब भी आएंगी हमारे सॉफ्टवेयर के वर्किंग टाइम में, उनको दूर करने के लिए, और इससे क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर ट्यून रहेगा, अच्छे से चलेगा एकदम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बाइक खरीदते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि बाइक लेकर बस चलाना शुरू कर देते हो तो कभी उसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आए दिन आपको उसको मेंटेनेंस कराना पड़ता है जिससे वो अच्छे से चले। तो सेम यही कंसेप्ट हमारे SDLC में यूज़ किया जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर बनाकर छोड़ नहीं दिया जाता है, उसको ट्यून किया जाता रहता है, मेंटेनेंस किया जाता रहता है, जिससे वो मार्केट में टिका रह सके। मान लीजिए अचानक से व्हाट्सएप का अपडेट आना ही बंद हो जाए हमेशा के लिए, तो जो भी एरर्स आएंगे उसका क्या करेंगे आप? ठीक है, वो वैसे के वैसे रह जाएगा, कोई और एप्लीकेशन उसकी जगह ले लेगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है, द बग फिक्सिंग, अपग्रेड एंड एनहांसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज लुक्ड ओवर बाय द मेंटेनेंस टीम, यानी कि मेंटेनेंस टीम का काम होता है बग्स को फिक्स करना, अपडेट्स को देते रहना और सॉफ्टवेयर को और एनहांस करते रहना।